नमस्कार, चुनाव अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। तो आपने चुनाव तो देखिए बहुत देखे होंगे, लेकिन महाराष्ट्र जैसा घमासान शायद ही कहीं देखा होगा। महायुति और महाविकास आघाड़ी दोनों खेमों में पहले तो सीटों के लिए जमकर खींचतान हुई। सीटें तय हो गई तो जिन नेताओं को टिकट नहीं मिले उन्होंने बगावत कर दी। फिर बागियों को मनाने की कवायद शुरू हुई। दोनों तरफ से ज्यादातर बागियों को मनाने का दावा भी अब किया जा रहा है, लेकिन अब भी कई सीटों पर बागी दोनों गठबंधनों के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। महाराष्ट्र के दंगल में किसका दांव भारी है ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये तय है कि चुनावी घमासान बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। तो आज चुनाव अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र का सियासी पारा इस वक्त हाई है। दो गठबंधनों की लड़ाई दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई है। दोनों गठबंधन अपने अपने बागी नेताओं को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। 4 नवंबर को नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन था। कुल 2938 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस ले लिया। अब 4140 उम्मीदवार चुनावी मैदान में बचे हैं। मुंबई की 36 सीटों पर 420 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों गठबंधन दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ज्यादातर बागी नेताओं को मना लिया है, लेकिन अभी भी कई सीटें ऐसी हैं जहां बागियों ने झुकने से इनकार कर दिया है। वो चुनावी मैदान में अपना दम दिखाएंगे। उद्धव की शिवसेना ने तो 5 बागी नेताओं को बाहर का रास्ता भी दिखा दिया है। बीजेपी भी कुछ बागी नेताओं पर कार्रवाई करने की बात कह रही है। जहां तक बीजेपी का सवाल है, 99% बागियों ने नामांकन वापस लिया है, वो पार्टी के साथ आए हैं। 1% जो है इन पर पार्टी कार्रवाई करेगी। महायुति में नवाब मलिक की उम्मीदवारी को लेकर अब भी खींचतान मची हुई है। एनसीपी ने आखिरी वक्त में नवाब मलिक को मानखुर्द शिवाजी नगर से टिकट दे दिया था। बीजेपी शुरुआत से ही उनकी उम्मीदवारी का विरोध कर रही थी। वो अब भी अपने रुख पर कायम है। बीजेपी के नेता लगातार मलिक के खिलाफ बयान दे रहे हैं, लेकिन एनसीपी खुलकर मलिक के समर्थन में आ गई। आज हमारे जो साथी हैं वो अगर हमारी एक सीट से लड़ रहे हैं तो उसमें कोई, अब ठीक है उनके कोई विचार हो सकते हैं, लेकिन हम हमारे विचारों से और उनको जो दिए हुए जो उम्मीदवारी है उस पर हम कायम हैं। दोनों गठबंधनों को इस बात से थोड़ी राहत मिलेगी कि मनोज जरांगे पाटिल अब अपने उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आंदोलन के मुखर नेता जरांगे ने पहले निर्दलीय मराठा कैंडिडेट उतारने का ऐलान किया था। सवाल यह है कि महाराष्ट्र में हवा का रुख किधर? बागी नेताओं से किसको ज्यादा नुकसान होगा? जिन बागी नेताओं को मना लिया गया है, क्या वो चुनाव में भी मन लगाकर काम करेंगे? पार्टियों के बीच इतना कंफ्यूजन है, तो क्या इसका असर वोटर पर भी पड़ेगा? तो ये है महाराष्ट्र का महायुद्ध और आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान शामिल हो रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है न्यूज़ 18 लोकमत के एडिटर मंदार फणसे साहब, राजनीतिक विश्लेषक अभिज्ञान प्रकाश, राजनीतिक विश्लेषक अमिताभ तिवारी, राजनीतिक विश्लेषक सज्जन कुमार सिंह और वरिष्ठ पत्रकार मयूर परिक। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो क्योंकि मंदार मेरे साथ यहाँ स्टूडियोज़ में ही मौजूद हैं, तो मंदार बहुत बहुत स्वागत है आपका। और पहला सवाल आपसे ही, देखिए पहले भी काफ़ी शो हुए महाराष्ट्र इलेक्शन पर, और मैं लोकसभा के चुनाव को याद कर रहा हूँ तो एक लाइन से मैं शुरुआत करता था कि पूरा देश की राजनीति एक तरफ और अकेला महाराष्ट्र एक तरफ। और ये बात ना आज मैं और जोर से कहना चाहता हूं, क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर पहले मैंने तो नहीं देखा। आप क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति को लंबे अरसे से फॉलो कर रहे हैं, यहीं के हैं, क्या आप भी कहेंगे कि ये अब तक का महाराष्ट्र का सबसे कॉम्प्लिकेटेड विधानसभा चुनाव है? कोई संदेह नहीं इसमें विपिन जी। जैसे कि आपने कहा कि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड और इतना पेचीदगी में फंसा हुआ मामला है। अभी एक तो आप देखिए कि 288 सीटों के ऊपर 4000 के आसपास के उम्मीदवार अभी वहाँ पे खड़े हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि हर पार्टी का एक तबका, अलग अलग जो तबका होता है वो भी वहाँ पे चुनावी मैदान में है। तो ये नहीं कह सकते कि बागी अभी बगावत जो है वो काबू में आ गई है, या किसी ने बता दिया, किसी पार्टी ने, जब बोलने के लिए सब कह रहे हैं, लेकिन ऐसा जो चित्र हमें दिखाई दे रहा है, जो मैदानी चित्र है, उसमें हमें ये पता चल रहा है कि इस तरह का चुनाव मैंने तो कभी देखा नहीं था इसके पहले। और बहुत ही ज़्यादा इसमें स्प्लाइसिंग हुआ है, जो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे टुकड़े में हर चीज़ बढ़ गई है। जैसे कि
जाति समूह है, कई सारी जातियां हैं, जनजातियां हैं, हर कोई एक जो समूह महाराष्ट्र में है जो मायने रखता है वोटों के हिसाब से, चुनावी राजनीति के हिसाब से, वो समूह पूरी तरह से बढ़ गया है, किसी तरह से उसका बंटवारा हुआ है या किया गया है। हाँ, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा मंदार जानना कि इसके पीछे रीजन क्या है, मतलब इतना ज्यादा स्प्लिट क्यों, पार्टियों को क्या क्लैरिटी नहीं है किसको टिकट देना है किसको नहीं देना है, इतनी नाराजगी क्यों? सबसे पहली बात यह है कि ट्रस्ट डेफिसिट है। हमें किसी महायुति हो या फिर अघाड़ी हो, दोनों जो गठबंधन है महाराष्ट्र के, जो प्रमुख गठबंधन जो दो है, उसके अलावा और दो गठबंधन बन गए महाराष्ट्र में, और एक तीसरा गठबंधन भी बन गया है। लेकिन हर किसी गठबंधन में एक दूसरे के बारे में ट्रस्ट जो होना चाहिए वो ट्रस्ट है नहीं, और उसके चलते लगातार हर एक गठबंधन में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव शुरू हो गए। तो ये आप समझिए कि अगर 3 पार्टियां यहाँ हैं 3 पार्टियां वहाँ हैं, तो वहाँ पे कुल मिला के 6 पार्टियों के बजाय 12 पार्टियां हो गई है। तो इस तरह का चुनाव मैंने तो देखा नहीं, लेकिन अगर हम आगे जाते हैं हम और देखेंगे और हर किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके देखेंगे। लेकिन ये चुनाव जो है मुझे लगता है कि 288 अलग अलग चुनाव है, ये कोई एक चुनाव नहीं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग कहा आपने कि 288 अलग अलग चुनाव हो रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर। इससे बढ़िया और कैसे डिफाइन करेंगे इस समय की स्थिति को, राइट? अभिज्ञान, अब अगर 2 बड़े धड़े यहाँ पर, महाविकास आघाड़ी है और दूसरा है महायुति। महायुति इस वक्त सरकार में तो है, लेकिन लोकसभा चुनाव अभी देखें तो बड़ी मुश्किल से नैया पार लगी। उसके अगेंस्ट में महाविकास आघाड़ी को जो भी रीजंस हैं, अभी हम उसमें एक एक करके अंदर जाएंगे, फायदा मिला और वो बेहतर निकल कर आए। अब एक जो कॉमन कहावत है कि भाई लोकसभा का नतीजा और विधानसभा के नतीजे अलग रहते हैं, दृष्टिकोण अलग रहता है, लेकिन इस बार बातें हो रही हैं कि लगभग वही चीज़ें जो मानस था लोगों का, वोटर्स का था, जो नतीजे लोकसभा में दिखाई दिए वो विधानसभा में भी परिलक्षित हो सकते हैं, दिख सकते हैं। कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इससे? देखिए, जैसे मंदार कह रहे थे कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये पॉलिटिक्स महाराष्ट्र की, और वजह उसकी साफ है कि इतने स्टेक होल्डर्स एक साथ कभी एक दूसरे से लड़ते हुए नहीं नजर आए महाराष्ट्र में। तो बड़ा यूनिक उसकी पोजीशनिंग है जहां तक सियासत का सवाल है। 6 से 7 पार्टी के लोग जो है वो अलग अलग किस्म के दावेदार है, और सही बात है कि हर एक सीट पर एक अलग चुनाव होना है। 2 बड़ी बातें जो मुझे साफ नजर आती हैं कि देखिए 4 जून के बाद की स्थिति में बीजेपी की एक मॉरल सिचुएशन जो थी वो अलग हो गई थी, और वो गिरावट आई थी, बिल्कुल स्पष्ट ये नजर आ रहा था। दिल्ली में उन्होंने सरकार, देश में उन्होंने सरकार अपनी एक कोएलिशन की बनाई, जो इसमें वो नहीं थे पिछले 10 सालों से। तो एकदम से बीजेपी से एनडीए बोलना शुरू हो गया। लेकिन फिर स्थिति बदली, और यही होती है सियासत, ऊपर नीचे। जब हरियाणा का चुनाव बीजेपी जीत गई तो वापस एक ऊर्जा जो उसकी चली गई थी वो बीजेपी को वापस मिली। इसी के बीच में सबको पता था कि जो सबसे महत्वपूर्ण चुनाव होना है वो है महाराष्ट्र का, क्योंकि लोकसभा की सीटें भी वहां उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा है देश में। अब जो स्थिति है उसमें बीजेपी, और मैं सबसे पहले बीजेपी की ही बात करूंगा क्योंकि वो देश की सरकार को लीड कर रही है, सबसे डोमिनेंट पार्टी है इस देश की। अब उसका ये 1 दशक से ज्यादा हो चुका है। बीजेपी को ये पता है कि वापस उसकी सरकार या उसके गठबंधन की सरकार का आ जाना महाराष्ट्र में इतना बड़ा अप्रूवल स्टैंप होगा उसके लिए देश भर में कि वो इमेजिन नहीं कर सकते। और इसका सेंस बीजेपी समझ रही है कि अगर वापस आ जाते, कोई भी जोड़ तोड़ करके, गठबंधन बना के, किसी नए साथी को लाके, इंडिविजुअल्स एमएलए जो जीतते हैं उनको लाके, लेकिन अगर संदेश ये चला जाता है कि महाराष्ट्र में वापस आ गई बीजेपी, शिंदे के ही साथ, जो भी उनका कॉम्बिनेशन है आज की स्थिति में, तो उसका असर बीजेपी बहुत प्रभावशाली तरीके से निकालेगी अपने लिए पूरे देश में। बहुत गौर से इस बात को सुनिएगा क्योंकि उसके बाद यहां पर दिल्ली के चुनाव होने हैं। इसीलिए महाराष्ट्र जो है वो बहुत महत्व रखता है। अब पलटकर बात करते हैं दूसरी बड़ी पार्टी की, वो है कांग्रेस। गठबंधन का स्वरूप दोनों का है,
कांग्रेस का भी है और बीजेपी का भी है, लेकिन दोनों की इंडिविजुअल टकराव भी है। कांग्रेस को भी ये पता है कि जो उसके हक में मूड स्विंग हुआ था, 130 सीटों के करीब बीजेपी नीचे आ गई लोकसभा में, अगर उसको यहां से सस्टेन करना है और ऊपर जाना है, हरियाणा हारने के बाद जहां पे कहा जा रहा था कि कांग्रेस आराम से जीतेगी और बीजेपी बुरी तरह से हारेगी, लेकिन ठीक उसका उलट हुआ। कांग्रेस को भी पता है कि अगर वो यहां से नहीं खींच पाई तो उसने जो अपने हक में नेशनल मूड एक क्रिएट किया था लोकसभा के चुनाव के बाद, हालांकि उसकी सीटें 100 भी नहीं पार हुई, लेकिन मूड उनके हक में जरूर उनकी अलायंस के हक में नजर आया। बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बहुत बड़े नंबर से थी, उसको अगर सस्टेन करना है तो फिर महाराष्ट्र ही बीच में आता है। तो दोनों ही सूरतों में मेरा कहना यह है कि इंडिविजुअल चुनाव है, कॉम्प्लिकेटेड है, ये सब बिल्कुल सही बातें हैं, लेकिन दोनों जो सबसे बड़ी पार्टियां हैं, इनका भी राष्ट्रीय मूड का सबसे बड़ा स्टेक आज की स्थिति में महाराष्ट्र में है। तो मुझे साफ नजर आता है कि कांटे की टक्कर तो होगी, आप भी कह रहे हैं, दुनिया कह रही है, कोई अब ये नई बात नहीं रही है, लेकिन दोनों पक्ष अपना पूरा जोर लगा देंगे और सब कुछ इस पर निर्भर करेगा कि कौन चुनावों की स्थानीय राजनीति उम्मीदवार कैसे बढ़िया तरीके से मैनेज करते हैं, क्योंकि ये सच बात है कि ट्रस्ट डेफिसिट है, एक दूसरे में कोई यकीन बहुत बड़ा नहीं है लोगों के बीच वहां पर जो चुनावी मैदान में अलग अलग पार्टियों से, तो मैनेजमेंट उसका क्या निकल कर आता है, ये सबसे बड़ी चुनौती है दोनों पक्षों के लिए। राइट तो अभिज्ञान का जो जवाब है उसके दो हिस्से, उसमें से दो सवाल निकल रहे हैं। एक तो ये कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए बहुत बड़ा दांव देश की राजनीति के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपनी साख और तमाम चीजें। दूसरी बात कि जो माइक्रो मैनेजमेंट है, जिसकी अभी मंदार भी बात कर रहे थे कि कौन कैसे करता है, 288 सीटों के इंडिविजुअल चुनाव से दिख रहे हैं ये, तो इसका एक हिस्सा तो सज्जन मैं आपके पास लेके आता हूं, फिर हम हमारे मूल रूप से महाराष्ट्र के पत्रकार हैं उनके पास जाऊंगा थोड़ी अंदर की और चीजें लेके कि देखिए 2019 की बात करें तो भाजपा सबसे बड़ी पार्टी थी, दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी कांग्रेस, जिसको भाजपा के मुकाबले आधी सीटें मिली थी, लेकिन सरकार भाजपा नहीं बना पाई। इस बार 152 सीटों पर भाजपा लड़ रही है, 104 पर कांग्रेस। अब सवाल यह है कि कौन सी पार्टी बड़ी बनेगी इस कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में? देखिए निश्चित तौर पे कॉम्प्लिकेटेड है। कारण यह है कि कहने को 2 अलायंस है, लेकिन 6 पार्टियों के बीच में गुरिल्ला वॉरफेयर भी चल रहा है, कन्वेंशनल वॉर तो है ही है। लेकिन जहां तक बात आपने कहा कि अभी मैं औरंगाबाद में हूं, मराठवाड़ा रीजन, तो 2 क्षेत्र हमने कवर किया है, विदर्भ और मराठवाड़ा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो अगर आप आज की तारीख में मुझसे पूछे कि कांग्रेस और बीजेपी में कौन बाजी मारेगी, निश्चित तौर पे बीजेपी आगे है, लेकिन क्या बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी रहेगी, थोड़ा सा हमें लगता है इस पे वेट करना चाहिए। कारण क्या है कि ओवरऑल महाराष्ट्र में जो भी हो, विदर्भ और मराठवाड़ा में अगर आप देखें तो, या पूरे महाराष्ट्र में देखें, कांग्रेस को अगर लीड लेनी है इवन महाविकास आघाड़ी में, तो उनका सबसे स्ट्रॉन्ग जोन जो है, जो बैशन है, वो विदर्भ रीजन है। और मुझे विदर्भ में कांग्रेस की जो लोकसभा के समय में स्थिति थी, एक नैरेटिव के कारण जो एडवांटेज था या माहौल था, वो मुझे नहीं दिख रहा है। ना तो वो सामाजिक स्तर पे जो कास्ट कम्युनिटी के स्तर पे होता है, ना तो इनके पास कोई नैरेटिव है, ना तो कोई योजना है। और ऐसी स्थिति में जब विदर्भ में कांग्रेस लीडिंग पोजीशन में नहीं है बीजेपी के अगेंस्ट में, तो बाकी आप मराठवाड़ा देख लें, खानदेश देख लें, पश्चिम महाराष्ट्र देख लें, कोंकण देख लें और मुंबई देख लें, इन रीजन्स में तो कांग्रेस कहीं से भी दिखने वाली नहीं है। रही बात कि अभी स्थिति क्या है, तो निश्चित तौर पे जैसा अभी कहा गया कि महाराष्ट्र चूंकि एक बड़ा राज्य है, तो इसके स्टेक्स भी काफी ज्यादा है, और इससे हरियाणा के बाद बीजेपी जीतेगी या हारेगी, उससे काफी कुछ एक राष्ट्रीय स्तर की राजनीति पे भी इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा। अभी एक चीज स्पष्ट है कि इस चुनाव में कोई नैरेटिव नहीं है। अगर आप मुझसे पूछे कि इस चुनाव का मुद्दा क्या है, तो किसी भी तरफ से कोई नैरेटिव नहीं है। और वही बात जो है कि हर 288 सीट पे एक बॉटम लाइन पे ये है, कास्ट और कम्युनिटी इक्वेशंस में जा रहा है। तो मराठवाड़ा में जैसे आप देखते हैं और विदर्भ में, तो महाविकास आघाड़ी के पक्ष में ट्रिपल एम है, मराठा, मुस्लिम और महार दलित।
विदर्भ में चूंकि मराठा कम है, इसलिए महाविकास आघाड़ी मेरे नजर में थोड़ी पीछे दिख रही है। वहां पे पिछड़े ज्यादा है, कुणबी समाज उतना ज्यादा जारंगे पाटिल फैक्टर में नहीं है। मराठवाड़ा में जो हम देख रहे हैं कि चूंकि मराठा समाज यहाँ पे अच्छी खासी संख्या में है, साथ में चूंकि हैदराबाद निजाम का स्टेट था तो मुस्लिम समाज भी यहाँ ज्यादा है, और जो महार एससी है उनमें वंचित जो वोट काटेगा विदर्भ की तुलना में कम कटेगा, तो ये ट्रिपल एम जो यहाँ पे है वो अगाड़ी के पक्ष में है। तो अगर आप देखें तो मराठवाड़ा में अगर आप पूछे तो मुझे लग रहा है अगाड़ी ज्यादा आगे है। लेकिन एक कॉमन चीज मुझे जरूर दिख रही है कि अगर युति आगे आती है तो एक कोई आप पूछे कि किस कारण से आई, वो है लाडली बहन योजना। अब मध्य प्रदेश जितनी सफलता मिले ना मिले, लेकिन निश्चित तौर पे हम देख रहे हैं कि महिलाओं के बीच में एक घर में भी आप देखेंगे कि एक डिफरेंस आ रहा है। जहां पे आप देखेंगे जो पुरुष समाज है वो अपने, अगर किसान है तो वो अपने भाव को लेके फसल की या महंगाई को लेके बात कर रहा है। महिलाओं का एक वर्ग, अब कितना परसेंटेज होगा ये जो लोग क्वांटिटेटिव सर्वे करेंगे वो बताएंगे, लेकिन महिलाओं का एक वर्ग लाडली बहन योजना से प्रभावित है, जिसका लाभ मिल रहा है। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है कि महाविकास आघाड़ी में आप देखिए तो पायलट सीट पे केवल शरद पवार है, ना तो उद्धव ठाकरे उनके साथ सिंपैथी है, लेकिन वो इंजन वाली पोजीशन में नहीं है कि वो खींच ले, और कांग्रेस नहीं दिख रही है, कांग्रेस डिफॉल्ट बेनिफिशियरी है, वो डेमोग्राफिक। लेकिन महायुति में अगर आप देखें बीजेपी का संगठन के साथ साथ आपको आश्चर्य होगा कि एक नाथ शिंदे की शिवसेना और एक नाथ शिंदे की छवि और जो योजनाएं उन्होंने लागू की है वो भी उसका ग्राउंड पे इंपैक्ट है। तो कुल मिला के देखिए तो कांग्रेस किसी भी सूरत में बीजेपी से आगे नहीं जाएगी। बाकी का गणित काफी जटिल है। ठीक, बाकी का गणित काफी जटिल है, बात सही है। आपने एक तरफ कहा कि ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन है, लेकिन दलित, मुस्लिम, मराठा ये चीजें हैं ग्राउंड पर, अलग अलग इलाकों में अलग अलग उसका असर है। और दूसरी तरफ लाडली बहना जैसी योजना जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट है, क्योंकि वो आपको सीधे जेब में आता हुआ पैसा है, तो डायरेक्ट इम्पैक्ट उसका आएगा। फायदा कितना मिलेगा थोड़ी देखने वाली बात होगी। नाउ मयूर, चूंकि आप यहाँ की राजनीति को काफी क्लोजली कवर करते आए लंबे वक्त से, अब जैसे जो ये वाला मुद्दा है, क्योंकि अब हम जो ये शो कर रहे हैं उसके आसपास ही कर रहे हैं, जब लोगों को मनाने की बात हो रही थी, पर्चे वापस लिए गए, मनवार चल रही है, बहुत सारे मान गए, कहीं कुछ निष्कासन भी हो गए, कुछ अभी भी रूठे हुए हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो बोरीवली वाला सीट है, गोपाल शेट्टी साहब अब बड़े चुनाव में, लोकसभा चुनाव में पीयूष गोयल के लिए उन्होंने अपनी सीट त्यागी। इस बार फिर उनको कहा गया कि छोड़ दीजिए, नाराज हो गए, निकल गए, मना लिया गया, फोटो छप गई, सब हो गया। लेकिन ऐसे कई उदाहरण बिखरे पड़े हैं। अब ये जो लोग नाराज थे और मना भी लिए गए, क्या दिल से साथ आ पाएंगे? क्या उस तरीके की मदद कर पाएंगे? क्या इनका हट जाना सिर्फ काफी होगा? क्या समीकरण बैठेगा इन सारी चीजों का? देखिए, अब तक के चुनावों का यही हिस्ट्री रहा है कि जो दिल टूटते हैं वो अक्सर आम तौर पे आसानी से टूटते नहीं। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी हम देखते हैं कि जो दोस्त यार होते हैं वो भी टूटे तो तुरंत अपने साथ जुड़ नहीं जाते। तो राजनीति जैसे क्षेत्र में जहाँ पे हर आदमी का खुद का एक लक्ष्य है और आपके साथ बैठा हुआ आदमी ही आपका बड़ा कॉम्पिटिटर है, ऐसे में पूरी तरह से समर्पित हो जाए, ये ऐसा कोई सतयुग नहीं है। ना ही ये 1952 का पहला चुनाव है जो कि सिद्धांतों के आधार पर, आदर्शों के आधार पर लड़ा जाए। ये तो 2024 का चुनाव। तो जो कोई नाराज हुए हैं उनके इफेक्ट्स जो है वो कैरी होंगे यहाँ से आगे। अभी मंदार फणसे जी हमारे वरिष्ठ पत्रकार और लगभग 2.5 दशक से मैं उन्हें जानता हूँ। उन्होंने जो ये 6 पार्टी की बात की, मैं उस पर कहना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में एक कैरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। आप किसी भी स्टेट की बात करें, आखिर जो वोटर होता है उसकी कैरिंग कैपेसिटी होती है। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब है कि वो कितनी पार्टियों का बोझा अपने ऊपर लेके उसे ढो सकती। ये मुद्दा जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा बनता है। आप अब तक अगर महाराष्ट्र की राजनीति की बात करें तो पोस्ट शरद पवार इरा, मतलब शरद पवार ये जो पहली बार मुख्यमंत्री बने महाराष्ट्र के, उसके बाद जो है यहाँ पर 4 पार्टियां आमतौर पे हमें देखने मिली। 2 राष्ट्रीय पार्टियां जो कि नेशनल एरिना पे जो है वो बड़े भाई की भूमिका और राज्य में छोटे भाई की भूमिका, और 2 क्षेत्रीय दल।
तो कुल मिला के 2 और 2 4, हम दो, हमारे दो, उस टाइप का 2 अलायंस, और दोनों बायपोलर इलेक्शन होते थे। यहां पर 6 प्रमुख पार्टियां और 6 से ज्यादा वो छोटी छोटी पार्टियां जो अलग अलग इलाकों में अपना रसूख रखती है। एमएनएस पार्टी जो पहले चुनाव में लगभग 5% से ज्यादा वोट पा गए और आखिरी चुनाव में लगभग आधे % से 1.5% के बीच जितना डेंट कर गई। उसके अलावा आप जो है छोटी छोटी पार्टियां आप ले लीजिए, आप बच्चू कडू की पार्टी को ले लीजिए, आप यहाँ पे जो सांसद थी उनकी पार्टी जो है आप ले लीजिए, राणा नवनीत राणा उनकी फैमिली की पार्टी ले लीजिए। ऐसी छोटी छोटी पार्टियां जो है, जयंत पाटिल जो है इनकी भी पार्टी है, वो भी आप देख लीजिए, शेकाप। तो ये जो छोटी छोटी पार्टियां हैं ये भी अपना एक रोल और 2-2, 3-3 कॉन्स्टिट्यूएंसी पर प्रभाव रखती है। ये चुनाव वास्तव में महाराष्ट्र की राजनीति में कई सारी पॉलिटिकल पार्टी के लिए कत्ले आम मचाने वाला। कई सारी पार्टियां जो हैं वो अपना अस्तित्व गंवा देंगी। अगर अस्तित्व नहीं गंवाती है तो अपना वजूद गंवा देगी, और अगर अपना वजूद नहीं गंवा देती है तो अपनी जो पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर अहमियत है वो तो निश्चित तौर पर गंवा ही देगी। कुल मिलाकर महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में जो एक ग्राम पंचायत से लेके जिला पंचायत और उसके बाद में एमएलए एमपी तक की एक पूरी की पूरी हायरार्की थी, जिसमें जी। नेताओं का एक बहुत बड़ा जमावड़ा हो गया था, उसमें से इस चुनाव में बहुत बड़ा बैच जो है वो पब्लिक से बाहर होके अपने घर पे हमेशा के लिए लौटने वाला। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र का ये जो चुनाव है ये कईयों के लिए कत्लेआम साबित होने वाला है, नेताओं के। तो पूरा ताना बाना जो है वो छिन्न भिन्न होने वाला है मयूर के मुताबिक, और वाकई शायद लग भी रहा है ऐसा, क्योंकि अभी हम में से कोई भी श्योर नहीं कि होगा क्या। हम अपने अपने एक एनालिसिस दे रहे। बहरहाल मुद्दों की बात चल रही थी, मराठा, दलित, मुस्लिम, तो मराठा उसमें से एक चीज में टच करता हूं। अमिताभ जी, यहाँ पर करीब 34% मराठा वोटर्स हैं, जो बड़ी संख्या है, यानी एक बड़ा प्रभाव डालेगा। हम अगर ट्रेडिशनल बात करें तो जैसे हरियाणा, राजस्थान में जाट वोट जाता कांग्रेस को, तो पारंपरिक रूप से वो मराठा वोट कांग्रेस को जाता रहा है। अब ये जो 2 बड़े धड़े बने हुए हैं, इनमें अगर हम महाविकास आघाड़ी की बात कर लें तो वहां पर थोड़ा सा मामला मजबूत दिखता है। शरद पवार का चेहरा है, फिर वहां पर उद्धव ठाकरे साहब का चेहरा है। अब चूंकि एक लीगेसी आ रही है तो एक मराठा, ऊपर से वो जो थोड़ी धोखेबाजी वाली छवि बन गई, जो कि वो लेके जाएंगे बिल्कुल वोटर्स के बीच में कि देखिए यहां भी विश्वासघात हुआ, वहां भी विश्वासघात हुआ। तो ऐसे में क्या लगता है इस बड़े, और जब जरांगे कह रहे हैं कि अब मैं आउट हूं, पहले तो उन्होंने कहा था, अभी उन्होंने कार्ड खेल दिया कि भाई मैं आउट हूं, मैं किसी को फेवर नहीं कर रहा, तो यानी वोट तो अब यहीं आएंगे। तो ऐसे में महाविकास आघाड़ी या फिर आपका युति, महायुति, किसका पल्ला भारी है? क्योंकि ये एक बड़ा स्विंग फैक्टर होगा। जब हम ढूंढ ही रहे हैं कि किन कारकों से कुछ नतीजे पे पहुंचे, तो ये बड़ा फैक्टर होगा। देखिए, कोई भी इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटी होती है तो कहीं ना कहीं बढ़ा चढ़ाकर अपना नंबर एक तो पहले बताती है। तो अगर 34% है तो इस पे भी बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं। 28% का भी एक नंबर है, और ये मराठा प्लस कुनबी है। कुनबी समाज तो ऑलरेडी ओबीसी है, तो उसमें से अगर वो हटा देंगे तो जो मराठा समाज नॉन ओबीसी है वो और भी कम हो जाता है, वो आपको 15 से 20% के आसपास हो जाएगा। अब अगर हम स्टेट लेवल की बात करें और सीएसडीएस का सर्वे देखें तो मराठा समाज का ज्यादा वोट महायुति को पड़ा था 2024 के लोकसभा चुनाव में भी, लेकिन इसमें रीजनल वेरिएशंस थे। जैसे अगर आप मराठवाड़ा देख लें तो मराठा एजिटेशन अगर आप देखेंगे तो इसका ज्यादा प्रभाव और जोर जो है वो मराठवाड़ा में आपको देखने को मिलेगा, जहां लगभग 46-47 सीटें हैं, और थोड़ा बहुत आपको इसका असर दिखेगा नॉर्थ महाराष्ट्र में। वेस्टर्न महाराष्ट्र में मराठा समाज एक फैक्टर है, एक सेंटिमेंट है, क्योंकि शरद पवार वहां से आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहां पर, यानी वेस्टर्न महाराष्ट्र में जो वोट पड़ रहा है मराठा समाज का, वो मराठा रिजर्वेशन से प्रेरित है, वो मराठा लीडर्स या मराठा सेंटिमेंट से प्रेरित है। अगर आप सीएसडीएस का 2024 का प्री पोल सर्वे देखेंगे तो उसमें मराठा समाज में जो लीड महायुति को थी वो एक्चुअली बढ़ रही है उनके हिसाब से प्री पोल सर्वे, हालांकि बहुत पहले हुआ था तो वो कहना मुश्किल है।
अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन एक बनाने की कोशिश है। देखिए महाराष्ट्र छह जोन्स में डिवाइडेड है इलेक्टोरल पर्पस के लिए और 6 राज्य हैं। हरियाणा से 3 गुना से ज्यादा बड़ा है महाराष्ट्र, झारखंड से भी और जम्मू कश्मीर से भी। तीनों को मिला लेंगे तब भी यहाँ के एमएलए जो है वो ज्यादा है। इन तीनों राज्यों को ऐड भी कर देंगे हम तो कॉम्प्लेक्स स्टेट है, स्टेट विद इन स्टेट है। 6 बैटल्स हैं, ये 6 अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग डायनामिक्स, अलग अलग डेमोग्राफिक्स, अलग अलग पॉलिटिक्स चलती है। अगर आप ब्रॉडर लेवल पे भी देखेंगे तो 2 महाराष्ट्र हैं। एक आप मराठवाड़ा, विदर्भ और नॉर्थ महाराष्ट्र के लार्ज पार्ट्स, ये तीनों जोन जो हैं वो लार्जली कंपैरेटिवली बैकवर्ड है, जहां पर लगभग आधी सीटें हैं। और 3 जोन्स हैं जो कि आपका थाने कोंकण, मुंबई और वेस्टर्न महाराष्ट्र, ये कंपैरेटिवली फॉरवर्ड है, इकोनॉमिकली बेटर ऑफ है इन तीनों क्षेत्रों से, और यहां भी लगभग आधी सीटें हैं। तो ये 3 जोन्स जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, जो एक पॉलिटिकल पावर के लिए वहां पे एक लड़ाई है, मराठा एजिटेशन है मराठवाड़ा में, और 3 जोन्स जो इकोनॉमिकली बेटर ऑफ है, क्योंकि महाराष्ट्र इज वन ऑफ द हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट्स। 45% से ज्यादा अर्बन आबादी थी 2011 में, तो अभी तो बढ़ी ही होगी, करेक्ट। तो दोनों के इश्यूज अलग हैं। जहां मुंबई, थाने कोंकण और वेस्टर्न महाराष्ट्र में डेवलपमेंट, विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर ये एक मुद्दा है। आपका मराठवाड़ा, विदर्भ, नॉर्थ महाराष्ट्र में मुद्दे बदल जाते हैं। वहां एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस, फार्मर सुसाइड्स, रूरल डिस्ट्रेस, ये एक मुद्दा है। लेकिन वहीं पर लाडकी बहन योजना का भी असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि वो उसको न्यूट्रलाइज करता है कहीं ना कहीं सर्टेन एक्सटेंट को। और अगर आप लीड्स की बात देखें, हम कांग्रेस बनाम भाजपा की भी बात कर रहे थे अभी, तो अगर असेंबली लीड्स, क्योंकि ये जो अलायंस है अभी तो टेस्ट ही नहीं हुआ है ना आज तक, सिर्फ लोकसभा चुनाव में टेस्ट हुआ है। और लोकसभा चुनाव में भी चुनाव काफी लोकल हो गया, यानी आप उसको एक बेंचमार्क मान सकते हैं जो स्टार्टिंग पॉइंट है। अब 153 सीट पर महाविकास अघाड़ी आगे थी और 126 पर महायुति आगे थी। अब लीड कहां पे मिली थी महाविकास अघाड़ी को? 42 और 19 यानी 20 से ऊपर की लीड, 23 की लीड थी आपकी विदर्भ में, और लगभग 20 सीटों की लीड थी, 32-12 था आपको मराठवाड़ा में। तो लार्जली लीड जो है उसको ये इन दोनों क्षेत्रों से मिली थी। वेस्टर्न महाराष्ट्र में सिर्फ 5 सीटों की लीड थी और मुंबई जोन में सिर्फ 4 सीटों की लीड थी, यानी यहां पे कांटे की टक्कर थी। और भाजपा कहां पे जीत रही थी या महायुति कहां जीती? वो जीती इन्हीं इकोनॉमिक इलाकों में जो कि ठीक ठाक थे, विच इज थाने कोंकण में उसको लीड थी अच्छी खासी, शिंदे का भी वहां प्रभाव है, और नॉर्थ महाराष्ट्र में भी उसको लीड थी अच्छी खासी, ठीक है। तो ये 6 अलग अलग जोन्स हैं, और अदर्स और इंडिपेंडेंट्स और स्मॉलर पार्टीज आप दिखा रहे हैं टिकर 4140 उम्मीदवार, यानी लगभग 14 कैंडिडेट है पर सीट, जो कि पिछली बार 11 कैंडिडेट थे। अदर्स की संख्या 12% थी वोट शेयर 2024 के लोकसभा चुनाव में, लेकिन हिस्टोरिकली 24-25% रहा है। और एक लास्ट पॉइंट कहता हूं कि हम लोग काफी ये एनालिसिस करते हैं कि एनसीपी और शिवसेना वीक हो गई है स्प्लिट के बाद, पर अगर आप देखेंगे तो एक्चुअली अनडिवाइडेड एनसीपी और अनडिवाइडेड शिवसेना ज्यादा सीटें लेके आएगी इस बार, क्योंकि 50 सीटों पर शिवसेना वर्सेस शिवसेना है। मतलब ऑलरेडी 50 सीट पे बिना कोई वोट काउंट किए अनडिवाइडेड सेना का कैंडिडेट जीतेगा, और 40 सीटों पर एनसीपी वर्सेस एनसीपी है। हिस्टोरिकली यानी पिछले चुनाव में भी 110 सीटों पर शिवसेना और एनसीपी जीती थी, 150 पर भाजपा और कांग्रेस, और लगभग 30 सीटों पे अदर्स थे। तो शिवसेना और एनसीपी का जो टैली है चारों, दो फैक्शंस का, वो 90 से ऊपर होने वाला है मोस्ट प्रोबेबली। और वो किसके कॉस्ट पर आता है? क्या वो नेशनल पार्टीज के कॉस्ट पर आता है जी, बीजेपी और कांग्रेस है, या वो अदर्स के कॉस्ट पर आता है? तो ये भी कहीं ना कहीं डिटरमिन करेगा कि कौन सा अलायंस आगे चल रहा है। ठीक है, क्योंकि अमिताभ साहब ने बहुत गहराई में जाकर आंकड़ों के साथ विश्लेषण किया, तो मंदार साहब लगे हाथ तो एक और बात भी कर लेता हूं, वो ये है कि अगर हम देखें लोकसभा चुनाव में जो 17 सीटें महायुति को गई थी और 31 सीटें महाविकास अघाड़ी को, लेकिन जो हार जीत में वोट परसेंटेज का अंतर था वो 0.1% से कम था, 0.7% के आसपास। अभी जो सिचुएशन बन रही है, जितनी कॉम्प्लेक्स है और हम सब बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी फाइट बहुत क्लोज होने वाली है। बिल्कुल। इनफैक्ट अभी जो रिसेंट चुनाव है हरियाणा में, वहां पर भी हमने देखा कि 1% के अंदर
कांग्रेस को विपक्ष में बैठना पड़ गया, बीजेपी की सरकार बन गई। नाउ एक बहुत बड़ा फैक्टर है मुस्लिम फैक्टर, जो यहाँ पर है भी और अपना महत्व भी डालता है। AIAM ओवैसी साहब की जो पार्टी है, उसको आप कितना बड़ा फैक्टर इसमें मानते हैं? क्या वो अभी भी, वैसे तो आना चाहते थे MVA में शायद, लेकिन कांग्रेस ने कुछ आपत्ति जताई, लेकिन क्या जब वो अलग से चुनाव लड़ रहे हैं, आई डोंट नो कितनी सीटें हैं लेकिन आप बताएंगे, पर आई थिंक 44 सीटों पर लास्ट टाइम उन्होंने लड़ा था, 2 जीती भी थी। क्या इस चुनाव में, जो कि इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया, इसलिए मुझे लग रहा है कि उनका महत्व थोड़ा बढ़ेगा, वो 2 सीटें जीतते हैं, कुल 13 सीटें ऐसी थी जहां प्रभाव डालते हैं, शायद 7-8 सीटें ऐसी थी जहां नंबर 2 पर है, क्या वो फैक्टर मुस्लिम पॉइंट ऑफ व्यू से, मुस्लिम वोटों के हिसाब से इस चुनाव को बहुत इंपैक्ट करेगा? जी, मुझे लगता नहीं है कि MIM जो है वो बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा कर पाएगी जैसे उन्होंने पहले किया था, क्योंकि उनके साथ जो जिस तरह से एक उनकी छवि बनी थी, एक बीजेपी की B टीम करके कहा गया था, तो उसको चलते मुझे लगता है कि MIM का इस बार उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो पाएगा। उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। वो अगर जरांगे पाटिल के साथ मिलकर आते या जरांगे पाटिल उनको साथ लेते तो कुछ अलग दिखने को मिलता हमें, लेकिन वो अभी फिलहाल आशा जो है वो दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन सबसे अहम मुद्दा उसमें मुझे ये लग रहा है कि जो मुस्लिम वोटों की जो बात आपने की है, वो जो वोट है वो भी मेरे ख्याल से अभी भी वैसे के वैसे रहेगा। जिस तरह से MVA के साथ पहले वो मुस्लिम वोट रहा था, वो वोट कहीं जाते दिखाई नहीं दे रहा है, किसी वजह से वो जाते नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, उसमें से जो 50% मुस्लिम महिलाएं हैं, कई बार ऐसा कहा जा रहा है अभी ग्राउंड पर, जैसे कि एक लाडली बहन का यहाँ पे एक जिक्र हुआ था, तो लाडली बहन योजना को लेकर हो सकता है कि कुछ मुस्लिम महिलाएं अपना जो वोट है वो महायुति के पास उनके पार्टी में डालेगी। लेकिन अभी मुझे लगता नहीं है इतना बहुत ज़्यादा शिफ्ट इतने जल्दी हो पाएगा मुस्लिम वोटों को लेकर। तो मतलब जो महाविकास आघाड़ी को जो फायदा हमने अभी मिलते हुए देखा वो इंटैक्ट रहेगा, उसके पास MIM या कोई और पार्टी या कुछ भी और समीकरण उसको उतना डेंट नहीं हो पाएगा, ऐसे लग रहा है मुझको। ठीक है, अभिज्ञान साहब, अब एक और मुद्दा है, क्योंकि हम मुस्लिम की बात कर रहे थे तो दूसरा मुद्दा आ जाता है हिंदुत्व का। अभी मतलब हाल फिलहाल में आए तो नहीं है यहाँ पर योगी आदित्यनाथ साहब, लेकिन उनके पोस्टर शहर में कई जगह लगे, ठाणे में लगे, मुंबई में लगे, और वो जो बटेंगे तो कटेंगे वाला जो उनका एक नारा है जो काफ़ी फेमस हो रहा है, वो कई जगह दिखा। क्या बीजेपी या फिर महायुति, उनके दिमाग में ये चीज़ है कि एक बार फिर से एक ध्रुवीकरण करके, क्योंकि और कोई मुद्दा ऐसा है नहीं जिसके ज़रिए आप लोगों को उस तरीके से एकत्रित करें, इक्वेशन कितनी कॉम्प्लेक्स है वो हम समझ रहे हैं, क्या हिंदुत्व का कार्ड यहाँ पे मैटर करेगा? क्या योगी आदित्यनाथ जैसे नेता यहाँ पे मैटर करेंगे? क्योंकि शायद 10 से 15 सभाएं उनकी अभी होनी है यहाँ पे आने वाले दिनों में। नहीं, बीजेपी उसको इनकैश करने की बड़ी जरूर कोशिश करेगी, बल्कि एकदम से आपका सवाल सुनते हो मुझे वो सिनेरियो याद आने लगा, वो समय याद आने लगा जब पहली युति की सरकार बनी थी महाराष्ट्र में, और शिवसेना सीनियर पार्टनर थी और बीजेपी जूनियर पार्टनर थी। प्रमोद ने वो अलायंस कराई थी। तो बड़ा दिलचस्प है ये। अब आपने जो प्रश्न पूछा है, इसका जवाब क्या है? इसका जवाब ये है कि हिंदुत्व वर्सेस हिंदुत्व भी होगा इसी महाराष्ट्र में, क्योंकि एक तरफ उद्धव ठाकरे की शिवसेना है। शिवसेना क्या है, क्या आइडियोलॉजी है उसकी, तो वो भी हिंदुत्व है और कट्टर हिंदुत्व रहा है। उसके बाद इधर बीजेपी है जिसमें शिवसेना का ही व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है, शिवसेना को तोड़कर शिंदे, तो वो भी हिंदुत्व है। तो ये दोनों साइड्स फिर आके एक ही मसले पर टकराएंगी। योगी आदित्यनाथ कितना असर डाल पाएंगे नहीं डाल पाएंगे ये मुझे नहीं पता, क्योंकि ठीक है वो हिंदुत्व का चेहरा के हिसाब से उनको बीजेपी इस्तेमाल करेगी जरूर, और करना भी चाहिए बीजेपी को अगर अपने फायदे लेने हैं। लेकिन असली टकराव जो है वो दो बड़े प्रमुख दलों में एक ही विचार के मुद्दे पर होगा, वो है हिंदुत्व, यानी कि शिवसेना, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और सीधे सामने बीजेपी। अब ये कितना इंटरेस्टिंग होगा, इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था, मैं सभी लोगों को सुन रहा था बड़े गौर से, इसीलिए मैंने कहा था कि मैनेजमेंट और स्थानीय तौर पर हर सीट पर, हर पॉकेट में, हर उम्मीदवार में इतना मैटर करेगा इस चुनाव में कि आप उसका, हम और आप अभी अंदाजा नहीं लगा पा रहे, और मुश्किल बहुत होगा सभी पॉलिटिकल पार्टीज के। किसी ने एक बात रखी यहां पर, और
वो सोच सही है कि बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी होंगी छोटी स्तर की या अपने तरह से ऑपरेट करने वाली जो उस चुनाव से साफ ही हो जाएंगी, उसके बाद वो कभी नजर आएंगी नहीं नजर आएंगी, किस स्वरूप में होंगी ये हम आज नहीं कह सकते। तो विचारों का भी टकराव है और बड़े स्तर के विचारों का भी टकराव है। दो दोस्त जो है, दो पुराने साथी जो है वो आज बिछड़े हुए हैं और उस सिनेरियो में उनको चुनाव लड़ना है, एक दूसरे को फेस करना है। कार्यकर्ता पे बहुत बड़ा असर होगा इसका, ये कोई इसको नहीं समझ पा रहा है, लेकिन चूंकि बीजेपी बहुत स्ट्रांग कार्डर बेस है उसका, संघ की वजह से सब जानते और समझते हैं, तो उस पर भी प्रभाव पड़ेगा क्योंकि सोच विचार तो सब एक ही है। अब राजनीतिक कारणों से अलग हो गए, राजनीतिक कारणों से आमने सामने आ गए, तो ये सब छोटे छोटे बातें जो है ये इतनी मैटर करेंगी कि किसी सीट को भी इस वक्त समझ पाना कि उसका असली प्रभाव क्या होगा। हम लोग रीजन के जरिए समझते हैं, ये काम होता है पॉलिटिकल एनालिस्ट और जर्नलिस्ट का, तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहेगा मेरे हिसाब से जब तक कि आखिरी वोट पड़ता है महाराष्ट्र में। तो इस कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो से एक बारीक सा तार में खींचता है मयूर, ये आजकल की घटना है नवाब मलिक साहब, जिनको लेकर अभी अभी हमने जो शुरू में स्टोरी देखी उसमें भी उनका जिक्र आया, टिकट तो मिल गया उनको, लेकिन उन्होंने एक बयान दे दिया हाल फिलहाल में। उन्होंने कहा कि बल्कि वो आधिकारिक बयान ही हो गया एनसीपी का एक तरीके से, और वो ये कि जो शिंदे साहब हैं वो शरद पवार के संपर्क में। इस पे बड़ी चर्चा चल रही है इस समय महाराष्ट्र के अंदर। धीरे से उन्होंने ये भी कह दिया कि अजीत पवार भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। कोई खंडन नहीं आया उस चीज का, कुछ नहीं किया गया है, बल्कि वो तो खुश हैं, तारीफ कर रहे हैं कि मुझे टिकट मिला, जबकि बीजेपी उनको टिकट देने के थोड़े विरोध में थी। ये क्या बताता है, किस तरफ इंडिकेशन कर रहा है ये? देखिए, नवाब मलिक साहब की जो स्थिति है इस चुनाव में, उनको एक स्ट्रॉन्ग मुकाबले का सामना करना पड़ रहा है। वो जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ रहे हैं उनको एक कड़ा प्रतिद्वंदी मिला है, और इतना ही नहीं, इस चुनाव में उनको इस बात को भी क्लैरिफाई करना है कि इतना लंबा कारावास रहा, इतने बड़े आरोप रहे और आरोपों के केंद्र में रहे, तो उन्हें लोगों को ये बात पूरी तरह से समझानी है कि भैया आपको मुझे वोट आखिरकार क्यों करना है। और मैं इस बयान को बिल्कुल अलग तरीके से देखता हूं। इलेक्शन के दौरान हमें इस तरह के और कई सारे बयान देखने को मिलेंगे भी। ये जो है वो आई कैचिंग बयान होते हैं जिससे आप मीडिया के बिल्कुल सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में आ जाते हैं और जिसके बाद आपके इर्द गिर्द जो है वो बहुत सारी चर्चाएं होती रहती हैं। देखिए, मुझे ये बयान के बाद अगर मेरी आंखों के सामने कोई दृश्य आता है तो वो पूना का दृश्य आता है, जिसमें अतुल चोरड़िया जी के घर पे एक मीटिंग हुई थी जिसमें शरद पवार और अजीत पवार ये दोनों ही मौजूद थे, जिसके बाद कांग्रेस ने बहुत कड़ा ऐतराज लिया था कि भाई इस तरह की क्लोज डोर मीटिंग आज के बाद नहीं चलेगी, और इसके बाद चाचा भतीजे ने सार्वजनिक रूप से या फिर कह दो बंद कमरों में कम से कम मीडिया को पता चले उस तरीके से तो मिलना बंद ही कर दिया। अब ये जो बयान है, ये बयान बिल्कुल लंबे चलने वाले हैं। आरोप प्रत्यारोप, देखिए कांग्रेस पार्टी के पास एक बहुत बड़ा हथियार है, और वो हथियार ये है कि वो बीजेपी जो कि अब तक ये बात करती थी कि भैया वो चरित्र वाली पार्टी है, बड़ी साफ सुथरी पार्टी है, उसके ऊपर लॉन्ड्री होने का जो एक तमका लगा हुआ है, एक बहुत बड़ा स्टैंप लगा हुआ है। ये बात तो जो है ना, विधानसभा चुनाव में बीजेपी को भारी पड़ने ही वाली है। लोकसभा में भी बीजेपी को ये भारी पड़ा था, और ये इस तरह के बयान जो है वो बीजेपी को आने वाले दिनों में भी और भारी पड़ने वाले हैं, इसमें कोई शक। ठीक है जी, चलिए, तो ये चीजें बीजेपी को भारी पड़ सकती है। अजीत पवार उनको लोकसभा में तो भारी पड़ ही गए थे, लेकिन अभी भी उनके साथ हैं, क्या इस चुनाव में भी भारी पड़ेंगे? एक गद्दारी वाला मुद्दा भी है, ये जो राग गद्दारी का है कि भाई शिवसेना टूटी, एनसीपी टूटी, उसका कितना फायदा मिलेगा? थोड़ा सा दलित फैक्टर भी, अब चूंकि इतना फ्रेगमेंटेड है, कोई एक सिरा तो नहीं पकड़ सकते, लेकिन टुकड़े टुकड़े जोड़ के जरूर तस्वीर बनाने की कोशिश करेंगे। छोटा ब्रेक के बाद तस्वीर को पूरा करने का प्रयास।
वेलकम बैक। चुनाव अड्डा में बात हो रही है आज महाराष्ट्र की, और सवाल ये कि क्या बगावत अंडर कंट्रोल है। बहुत सारे लोगों ने पर्चे वापस ले लिए, खुशी मना ली गई कि इतने बागियों को मना लिया गया, ये कर लिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी मामला बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। पिछले आधे घंटे की चर्चा में हमने देखा। अब आगे की चर्चा ये कि भाई एग्जैक्टली किन चीजों का प्रभाव पड़ेगा, कौन सी चीजें हैं जो मैटर कर सकती हैं, उसी से कुछ समझ पाएंगे। अदरवाइज पूरे पैनल का मानना है, और वो बात सही भी है, कि चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है महाराष्ट्र के अंदर। राइट मंदार, कौन सी वो बातें हो सकती हैं जिससे सच में प्रभाव पड़े? क्योंकि अभी हो क्या गया है, पार्टियों में टूट, बगावत, गद्दारी, ये वो, इसी में पूरी इक्वेशन उलझ के रह गई है। ग्राउंड पर शायद जो जो दिक्कतें हैं, जो मुद्दे हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, किसानों की बात अक्सर महाराष्ट्र में होती है, वो कहीं है नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बात होती है, रोजगार को लेकर बात होती है, लेकिन क्या जब वोट पड़ेगा तो ये सारी चीजें मैटर करेंगी? जी बिल्कुल करेगी, क्योंकि देखिए किसानों की अगर अकेले हम बात करते हैं तो किसानों में सबसे बड़ा मुद्दा इस बार ये रहा कि खरीफ सीजन था। खरीफ क्रॉप्स जो है, सबसे बड़े खरीफ क्रॉप्स और ज़्यादा क्षेत्र में फैले हुए जो क्रॉप्स है वो एक धान है, दूसरी बात है सोयाबीन है, तीसरी बात है कपास है, और एक चौथा मुद्दा है दूध के दाम को लेकर लगातार वहाँ पे आंदोलन हुए हैं। खास करके नगर जिला है, नासिक जिला है, या फिर पुणे से सटे हुए कोल्हापुर तक का पूरा वेस्टर्न महाराष्ट्र जो है, तो यहाँ पे काफ़ी लोग जो है वो नाराज़ है इन दामों को लेकर। और ख़ास करके धान इस बार 40% लगभग हाथ से चला गया है। लोगों की जो रूरल इलाके में जो दिवाली है वो पिट गई, मतलब दिवाला पिट गया लोगों का। उसके अलावा मैं ये कहूँगा कि सोयाबीन जो है उसका दाम जो है वो भी कम आया है हाथ में इस बार। दिवाली के पहले उसका खरीदी जो है वो शुरू नहीं हुआ था। कपास लगभग चला गया है। तो ये जो चीज़ें हैं वो काफ़ी मायने रखेगी आने वाले दिनों में, जब लोग उठकर चुनाव वोटिंग के लिए जाएंगे। इसके अलावा ये सबसे बड़ा मुद्दा मुझे ये लग रहा है कि जो नतीजे आएंगे वहाँ से स्विंग कहाँ से आएगा। एक तो विदर्भ है, एक मराठवाड़ा है, जहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा ओबीसी वर्सेस मराठा। ये जो दो कास्ट एक दूसरे के सामने आई है। कभी ऐसा हमने देखा नहीं था कि जिस तरह से कास्ट एक दूसरे के सामने आई है, ये पहली बार हुआ है। तो ये जो एक तरह का विघटन हुआ है, जो जातियाँ जो समूह, जो जाति समूह रहते थे, वो जिस तरह से चुनाव में एक पूरे एक तबके के साथ आते थे या किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ आते, अब वो बढ़ गए हैं। तो वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। तो मुझे लगता है किसानी को अगर हम देखें तो ये खरीफ क्रॉप्स के मुद्दे जो है, क्योंकि खरीफ के बाद तुरंत जब हमें दिवाली का सामना करना पड़ता है, हर गांव में दिवाली और जिस तरह से माहौल इस बार देखा गया है वो कुछ अच्छा नहीं था। और वो अच्छा नहीं था इसलिए मुझे लगता है कि कहीं पे कुछ इसका एंटी इनकम्बेंसी प्रभाव ज़रूर आएगा। राइट चलिए, ये चीज़ें रहेंगी जो मैटर करेंगी और करती भी हैं। शायद कई बार हम विश्लेषण में उनसे थोड़ा दूर रह जाते हैं, या जो एक बात आपको कहना मैं रह गया, क्योंकि आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव में 7 ऐसी बीजेपी की सीटें थी जो गिर गई थी पैस के दाम को लेकर। उस समय में किसी ने ऐसा आका नहीं था कि क्या पैस के दाम को लेकर इस तरह का मतलब ज़मीनी रोष रहेगा किसानों में, लेकिन वो रोष था, वो बाद में दिखाई दिया। तो मुझे लगता है ये मुद्दे भी काफी अहम रहेंगे। आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमन, तो कुछ ह्यूमन चीजें तो आएंगी। कितना इमोशन उसमें सिर्फ काम करेगा, इमोशन वाला प्रश्न भी लेके आऊंगा। लेकिन चूंकि मंदार साहब ने कहा कि कहां से स्विंग आएगा, एक मराठा वर्सेस दलित वाली बात भी आ गई। अमिताभ साहब, जैसा हरियाणा में बीजेपी ने एक एक्सपेरिमेंट किया कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है कि आप जो दलित आरक्षण भी है उसको, या ओबीसी आरक्षण, उसे थोड़ा कैटेगराइज कर दीजिए, वहां उन्होंने किया भी है। क्या वो चीज यहां पर भी वो अपनी बातों में लेकर आएंगे कि हम इसको कैटेगराइज कर देंगे? क्या वो फैक्टर काम करेगा? क्या वो चीज बीजेपी ला सकती है? देखिए, यहाँ पे दलित पॉलिटिक्स थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है इन दैट सेंस कि महार और मतांग जो दो बड़ी जातियां हैं, हार तो नियो बुद्धिस्ट है एसेंशियली। हाँ, वोटों का विघटन होगा लोकसभा के कंपैरिजन में, क्योंकि वीबीए भी एक फोर्स है, कुछ न कुछ वोट हर सीट पर वो लेकर के आएगी। अब माहर समाज जो है, जो न्यू बुद्धिस्ट समाज है, वो तो कैटेगराइजेशन के खिलाफ है एक्चुअली। लेकिन बीजेपी ने यहाँ पर किरण रिजिजू को पोस्टर बॉय बना करके काफी सारी उनकी सभाएं या उनकी छोटी छोटी मीटिंग्स करी हैं माहर समाज में एक अपनी पैठ बनाने के लिए। अब इसका कितना असर होगा ये देखने वाली बात है। जहां जहां मैं गया हूं 3-4 क्षेत्रों में, इसका उतना असर नहीं है। मतंग समाज जो है, क्योंकि वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है एससी कैटेगरी में, वो जरूर
कैटेगराइजेशन को फेवर करता है और उसका वोट जरूर जो है वो भाजपा की तरफ जा रहा है, बट उनकी संख्या जो है वो कम है। अब यहां पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ट्राइबल वोट का। ट्राइबल वोट पूरे भारत में अगर आप देखेंगे 2024 लोकसभा में, तो बीजेपी का सपोर्ट अमंग्स ट्राइबल्स बढ़ा था 5% के करीब, लेकिन महाराष्ट्र में वो 10% घटा है। उसका कारण है कि जो पैसा एक्ट में जो एसटी समाज के जो कैंडिडेट्स का जो एक रिजर्वेशन था वहां पर लोकल जॉब्स के लिए, उसका उस पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है या उसको लिफ्ट कर दिया है। इसकी वजह से एसटी समाज में बहुत नाराजगी है। और आप सीएसडीएस का भी सर्वे अगर देखेंगे तो एसटी समाज में जो लीड महायुति को थी एमवीए को थी 2024 में, उससे ज्यादा लीड अभी प्री पोल सर्वे में सीएसडीएस के दिख रही है। तो आदिवासियों में एक नाराजगी है, क्योंकि एक दूसरा एस्पेक्ट है कि धांगर समाज जो है, जो बीजेपी का ट्रेडिशनल वोट है, उसकी डिमांड है कि एसटी लिस्ट में उनका इंक्लूजन हो जाए। तो ये दो, पैसा एक्ट और धांगर समाज का इंक्लूजन और पोटेंशियल इंक्लूजन, इसकी वजह से एसटी समाज में नाराजगी है। एससी वोट का विघटन होगा, उस तरह से जितना डोमिनेंटली एमवीए के फेवर में पड़ा था उतना नहीं पड़ेगा, बट फिर भी अभी एडवांटेज है। मुस्लिम समाज की आप बात कर रहे थे, वहां भी विघटन होगा, उतना कंसोलिडेटेड नहीं होगा, क्योंकि एआईएमआईएम और एसपी भी कुछ सीटों पर जरूर अपने कैंडिडेट्स खड़ी कर रही है और बहुत सारे इंडिपेंडेंट्स और बागी कैंडिडेट्स भी उनके इसमें। तो एक ओवर आर्चिंग थीम नहीं है, हर एक सीट की एक अलग बैटल है। अगर आप हर एक सीट पर जाएंगे तो यहाँ पे अब वो नंबर वैरी करता है। 40-50 बड़े लेगेसी पॉलिटिकल फैमिलीज हैं और ये सारे लोग दोनों ही दलों से लड़ रहे हैं, क्योंकि वो भी अपने बेट्स को हेज कर रहे हैं। अगर आप हेरी सीट की बात कर लें तो पिता और पुत्री में लड़ाई चल रही है। अगर आप बारामती की बात कर लें तो वहां दो पवारों के बीच लड़ाई है ही। हर सीट पर एक अलग डायनामिक्स है। और सिर्फ रेबेल्स की बात जहां हम करते हैं तो रेबेल्स तो एक ओपन रेबेलियन है कि भाई वो कैंडिडेट खड़ा हो गया है, लेकिन जो सबोटाज होगा, जो भीतर घात होगा, वो हर सीट पर सिग्निफिकेंट है। क्योंकि एनसीपी से मान लीजिए टिकट मिला है महायुति कोटे से किसी कैंडिडेट को, तो पिछली बार उसने किसको हराया था? शिवसेना या बीजेपी कैंडिडेट को। तो दो मजबूत कैंडिडेट तो है ही वहां पर जो कि इनका समर्थन खुल के नहीं करेंगे। क्योंकि अगर एनसीपी जीत जाती है महायुति के टिकट पर, तो जो बीजेपी सेना का लीडर है उसका पॉलिटिकल करियर तो खत्म हो जाएगा। उसी तरह से अगर शिवसेना यूबीटी का कैंडिडेट है महाविकास अघाड़ी से, तो वहां पर उसने पिछली बार किसको हराया होगा? एनसीपी या तो कांग्रेस के कैंडिडेट को। तो वहां पे भी भीतर घात है। तो ये व्हील्स विद इन व्हील्स है। एकनाथ शिंदे और अजित पवार दोनों ये इंश्योर करना चाहते हैं कि बीजेपी की 100 से ऊपर ना है, या फिर बीजेपी प्लस शिंदे 145 ना हो जाए, या बीजेपी और अजित पवार 145 ना हो जाए, क्योंकि उनकी पॉलिटिक्स इररेलेवेंट हो जाएगी फिर। और वहां पर शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी ये दोनों कोशिश में लगे हैं कि भाई कांग्रेस सबसे बड़ा दल ना हो जाए, क्योंकि कांग्रेस अगर सबसे बड़ा दल हो गया तो वो कहीं ना कहीं डिमांड कर देगा चीफ मिनिस्टरशिप चेयर के लिए। तो व्हील्स विद इन व्हील्स है और पार्टीज में कंफ्यूजन है। वोटर भी अब में कंफ्यूज्ड है कि एक राउंड ऑफ हॉपिंग हो सकता है, पोस्ट रिजल्ट हो जाए तो मैं इस कैंडिडेट को वोट करूं, इस पार्टी को वोट करूं, और पता चले कि ये पार्टी रिजल्ट के बाद तो दूसरी गठबंधन को ज्वाइन कर लेती है। तो ये भी एक सवाल है, इसकी भी बहुत चर्चा है। एकनाथ शिंदे पवार जी के संपर्क में है, अजित पवार शरद पवार के संपर्क में, सब लोग एक दूसरे के संपर्क में है। तो ये जो पॉट बॉयलर है, ये एक जो पॉलिटिकल अपहीवल हुआ है, इसका अंत क्या होगा ये तो किसी के लिए भी कहना मुश्किल है, क्योंकि हो सकता है यहाँ। जी जी, और इसीलिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग सिनेरियो है देश में। इस तरह के चुनाव इस इतने कॉम्प्लिकेटेड वे में जब पार्टियां जुड़ी हुई हैं, ज़्यादा देखने को नहीं मिलते हैं। सज्जन साहब, तो जैसे इन्होंने कहा कि अपने ही साथी के लिए चाह रहे हैं कि एक हद से आगे ना निकल जाए, क्योंकि फिर उसमें उनकी लाइन छोटी हो जाती है। और क्योंकि इतना तगड़ा मुकाबला है, एग्जिस्टेंस का मुकाबला है, कि शायद ये चुनाव गया तो उसके बाद एग्जिस्टेंस के भी लाले पड़ेंगे। इमोशन, अब हमने बहुत सारी चीज़ों की बात की, इमोशन कितना मैटर करेगा, क्योंकि यहाँ बात आएगी कि
मराठा, यहाँ बात आएगी कि ये पार्टी टूटी, ये बात यहाँ धोखा हो गया यहाँ चाचा को, और यहाँ पर हिंदू हृदय सम्राट की पार्टी टूट गई, बहुत सारी ऐसी चीजें, और वो लेके वो जाएंगे भी। हमने देखा लोकसभा इलेक्शंस में उसने काम किया, लेकिन क्या उसका असर अभी भी बाकी है? अभी भी वोटर के मन में वो इमोशन उतने हाई होंगे जब वो वोट करेगा? देखिए विपिन जी, एक चीज स्पष्ट है, लोकसभा जो हाई इंटेंसिटी इमोशनल नैरेटिव बेस्ड कैंपेन थी जो दिख रही थी, विधानसभा में वो नहीं दिख रही है। सबसे पहली बात देखिए, कोई संविधान का सौ भी नहीं बोल रहा है। अगर आप जब खुल के लोगों से पूछे नहीं कि संविधान का नैरेटिव कहाँ गया, तब तक वो अपनी तरफ से संविधान का चर्चा भी नहीं करते। और ये बात नियो बुद्धिस्ट जो महार समाज है उनके बीच में भी सही है। रही बात इमोशंस की, तो अलग अलग है इसमें। अब आप देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं चल रही है, किसानों का मुद्दा निश्चित तौर पे विदर्भ के क्षेत्र में सोयाबीन की उपज जो हुई इस बार ज्यादा बारिश के कारण कम हुई है, भाव जो मिलने चाहिए थे नहीं मिले हैं। लेकिन जब आप उसे वोट से जोड़ के देखेंगे तो थोड़ा बहुत फैक्टर होगा, लेकिन वो एंकर की पोजीशन पे नहीं है। वहां पे फिर वो अपने समाज को देख रहा है। तो बड़ा ही सामान्य होता है, जब आदमी अपनी जाति और समाज को देखने लगता है तो वो इमोशनल नहीं होता है, वो एक डिफॉल्ट साइकोलॉजी होती है। तीसरी बात चली हिंदुत्व की, क्या उस पर इमोशन होगा? तो याद रखिए कि महाराष्ट्र में दो हिंदुत्व हैं। एक तो जो राष्ट्रीय पटल पर जो आरएसएस, बीजेपी और अब उसके बाकी नेता भी ला रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में शिवसेना का जो हिंदुत्व है वो केवल एक आंचलिकता या क्षेत्रीय प्रभाव नहीं रखता है, वो उसकी एक सामाजिक दायरा भी अलग है, वो नॉन ब्राह्मण हिंदुत्व है। तो आप देखेंगे कि जब इस समय मराठा समाज, जरंगे पाटिल, उद्धव ठाकरे जब एक तरफ हैं, तो जो बीजेपी की तरफ से या संघ की तरफ से उनको उनके पीछे एक पेशवाई वाली भी नैरेटिव को वो धीरे से ट्रिगर कर रहे हैं। तो हमें लगता है वो भी न्यूट्रलाइज कर रहा है, तो वो इमोशन भी कम है। एक इमोशन जो आप दलित समाज के बीच में देखें, और जैसा कि अमिताभ तिवारी जी ने कहा, बिल्कुल सही बात है कि जो भी बेटर ऑफ दलित्स है, जैसे यहाँ पे महार समाज है, उनको छोड़ के बाकी जो है सब कैटेगराइजेशन के फेवर में है। तो मातंग समाज हो या चंबार समाज हो, ये लोग खुल के इसकी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ये चुनावी कोई मुद्दा नहीं है, वो स्वतः बीजेपी को वोट कर रहे हैं, वो पुराना हिसाब है। एक इमोशन जो बहुत ही स्ट्रांगली दिख रहा है वो मराठवाड़ा के मराठाओं में दिख रहा है। और जैसा आप हरियाणा में देखें कि जाट समाज जो है वो जवान, पहलवान और किसान, बहुत सारी आइडेंटिटीज और रखा था। उसकी सामाजिक जो आधार था वो एक जाति विशेष थी, लेकिन वो क्या करते थे, अपनी ऑक्यूपेशनल इमेज को आगे कर रहे थे। यहां आप देखेंगे कि जो किसानों की बात चल रही है, बात किसान की समस्या है, उसकी आप विदर्भ क्षेत्र में भी देखेंगे, लेकिन जब उसे चुनाव से जोड़ने की बात करेंगे तो कई जगह हमने देखा कि कुणबी समाज के लोग कंप्लेन कर रहे हैं, लेकिन जब हमने पूछा कि भाई आप वोट किसको करेंगे, फिर वोट वहां पे यूटी के कैंडिडेट को भी कर रहे हैं, क्योंकि वो उनके समाज से। तो कहने का मतलब है कि ऑक्यूपेशनल और इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर आपके कास्ट और कम्युनिटी डायनेमिक्स हावी हो रहे। लेकिन मराठवाड़ा में जैसे ही आप आते हैं, तो जैसे जाट समाज ने हरियाणा में बहुत सारे हैट्स वियर कर रखे थे, यहां पे आप देखेंगे वो जो मराठा समाज का जो एक एंगर है, और खासकर वो बीजेपी में फडणवीस के खिलाफ है, तो वहां वो बीजेपी के हिंदुत्व को ब्राह्मणिकल और पेशवाई हिंदुत्व बता देंगे। वहां पे वो अपने एंगर को, चूंकि वो बड़े किसान है, तो यहाँ पे फार्मर्स नैरेटिव, इलेक्टोरल नैरेटिव भी दिखता है, क्योंकि उसकी आधारशिला वही है। और उसके साथ साथ वो ये भी रखेंगे कि ये गुजरात वर्सेस महाराष्ट्र की भी बात है कि जो ऊपर के दो नेता है वो यहाँ का बिजनेस ये कर रहे हैं। तो आप उसमें देखेंगे कि इमोशंस के पीछे एक टैक्टिकलिटी भी है, लेकिन ओवरऑल अगर आप मेरी बात देखें तो लोकसभा चुनाव के तुलना में ना तो महाराष्ट्र की स्मिता पायलट की सीट पे है, ना तो किसानों का मुद्दा वोट से डायरेक्टली इनडायरेक्ट परोक्ष रूप से हो सकता है डायरेक्टली लिंक्ड है, ना तो हिंदुत्व एक एंकर बनने जा रहा है। इसमें ओवरऑल एक सामान्य सा चुनाव है, जिसमें हर कोई देख रहा है कि चुनाव के वक्त और चुनाव के बाद कौन कहां रहेगा, कि इसकी निश्चितता नहीं है, तो अपने समाज को पकड़ लो, किसी भी पक्ष से हो। तो ये बड़ा ही सामान्य चुनाव मुझे दिख रहा है। ठीक है, अब चूंकि समय बिल्कुल समाप्त है, 1 मिनट शायद हार्डली होगा। अभिज्ञान साहब, एक इमोशनल सवाल मेरी तरफ से, और वो ये कि इतनी ज़्यादा जटिलताएं हो गई और इतने ज़्यादा मतलब टुकड़े बंटवारे हो गए कि बेचारा जो वोटर है, मतलब वोटर क्यों देखता है, क्यों एक सरकार को चुनता है? इसलिए चुनता है ना कि कोई आएगा और मेरे लिए काम करेगा। मुझे लग रहा है जटिलता में उसका वो सवाल तो कहीं दब के रह गया, उसके मन में होगा ही नहीं, वो सिर्फ देख रहा होगा इसको उसको उसको, किसको क्या करूं, कंफ्यूज हो गया मैं तो। नहीं, बिल्कुल सही पॉइंट आपने रखा है, क्योंकि
जनता जवाब देती है। अब ऐसी स्थिति महाराष्ट्र की राजनीति की हो गई है कि किसी को कुछ मालूम ही नहीं है। मतलब आप जनता के प्रति, जिसके प्रति एक राजनेता को जिम्मेदार होना होता है, उसका कंफ्यूजन का स्तर यह है कि उसको तो मालूम ही नहीं है कि अगर उसने कल वोट डाला तो वो वोट आखिर उसके किसी हक में तब्दील होगा या नहीं, क्योंकि जिसको वोट डाला वो कहां पे खड़ा है और किधर चला जाएगा ये उसको मालूम ही नहीं है। तो लोकतंत्र के लिहाज से, ये मैं थोड़ी बड़ी बात कह रहा हूं, ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। और लोकतंत्र का ये देश है, बहुत अहमियत है और सारा ताना बाना, सारी सियासत उसी के आसपास है। तो ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए जहां जनता को अपना हक अदा करने में कंफ्यूजन हो। लेकिन राजनीति ने इसको ऐसा बना दिया है जिसके लिए सभी हिस्से जो है राजनीति के वहां पर जो इस वक्त कारगर हैं इन चुनावों में, वो जिम्मेदार हैं। सबकी अकाउंटेबिलिटी बनती है। जनता को इन पॉलिटिशियंस को जवाब देना होगा। जिस तरह की राजनीति इन्होंने दिखाई है पिछले कम से कम 4 सालों में, तो बहुत ही ज्यादा उसकी इंटेंसिटी रही है। और सच में मुझे ये सोचकर बड़ा अजीब लगता है कि वाकई आपने जो पॉइंट रखा वो बिल्कुल सत्य है कि जनता क्या सोच रही होगी इस वक्त, उसके समझ में क्या आ रहा होगा। उसने ये मुख्यमंत्री देख लिया, उसने वो मुख्यमंत्री जी, क्योंकि मेरा समय समाप्त हो गया विज्ञान, लेकिन हाँ आपका जवाब अप टू द पॉइंट रहा कि क्या करे जी वो जनता क्या करेगी, लेकिन क्या, क्योंकि की तो जनता के हाथ में है और हम उसे कभी कम नहीं आंक सकते। क्या ये जनता इन सबको सरप्राइज कर देगी, आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन आज की बातचीत बहुत अच्छी रही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में अपनी अपनी बात रखने के लिए। आगे और भी कई कार्यक्रम होंगे, अभी चुनाव बाकी है, तब फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।